फ्रेंड्स, तो जो अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं ये फ्लेमिंगो का एक चैप्टर है इंडिगो। और ये जो इंडिगो चैप्टर है ये लिया गया है लुई फिशर की किताब द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से। तो ये जो इंडिगो है ये लाइफ ऑफ महात्मा गांधी का एक हिस्सा, एक एक्सरेप्ट है और इसका हम अध्ययन करेंगे। ये जो चैप्टर है ये नील की खेती से रिलेटेड, इंडिगो का अर्थ होता है नील और ये नील की खेती से संबंधित है। और इसमें महात्मा गांधी का नील की खेती में और चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था और जो वहाँ पर नील की खेती करते थे लोग, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा था, उनके साथ जो अन्याय हो रहा था, क्योंकि उनसे खेती कराई जाती थी और कहा जाता था कि आप अपनी खेती में 15-20% पे नील की खेती करेंगे और उस सारी नील की खेती में जो भी उत्पादन होगा वो सारा का सारा आप किराए के रूप में ज़मींदारों को लौटा देंगे या दे देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अन्याय था, इस पे ही आधारित ये चैप्टर है इंडिगो। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो वर्ड मीनिंग है उनको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है अर्ज द डिपार्चर। तो अर्ज द डिपार्चर का मतलब होता है स्ट्रांगली रिकमेंड दैट द ब्रिटिश मस्ट डिपार्ट फ्रॉम इंडिया। मतलब जो अंग्रेज हैं, अर्ज द डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब जैसे ट्रेन छूटती है, ट्रेन के छूटने को क्या बोलते हैं? डिपार्चर। डिपार्चर टाइम क्या है ट्रेन का। तो ये जो इस बात पे जोर दिया गया था कि अंग्रेज क्या करें, भारत को छोड़कर चले जाएं। तो जोर डालने से सिफारिश की गई थी कि अंग्रेजों को भारत से चला जाना चाहिए। ये हुआ अर्ज द डिपार्चर। उसके बाद जो अगला वर्ड है वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ का मतलब होता है ए सीरियस डिसएग्रीमेंट ऑफ ड्यूटीज़। मतलब कर्तव्यों में क्या होना, संघर्ष होना। क्योंकि मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ मतलब हर आदमी ये सोचता है कि ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ये वो सोचता है, एक सोचता है ये दूसरे की ड्यूटी, दूसरा सोचता है ये पहले वाले की ड्यूटी है। तो इससे क्या हो रहा है, जो द्वंद्व कह सकते हैं कि जो ड्यूटीज़ है, जो कर्तव्य है उनका द्वंद्व। इसका मतलब जब हमें अपने कर्तव्यों के बारे में क्या नहीं होता, कोई भी क्लियरिटी नहीं होती, हमें स्पष्ट नहीं होता कि मेरे क्या कर्तव्य हैं, उसे आप कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़। अगला है वो है हार्बर ऑफ मैन लाइक मी। हार्बर ऑफ मैन, ए मैन लाइक मी, इसका मतलब हुआ टू गिव ए रिफ्यूज़ और ए शेल्टर टू ए मैन लाइक गांधी जी। मतलब किसी आदमी को क्या देना, शरण देना। हार्बर का मतलब कह सकते हैं शरण से। मैन लाइक मी मतलब मेरे जैसे आदमी को। यहाँ पर ये कंसेप्ट महात्मा गांधी के बारे में लिया गया, क्योंकि महात्मा गांधी जब चंपारण गए थे तो वहाँ पर उनको आश्रय दिया गया था। एक सरकारी स्कूल के प्रोफेसर ने उनको अपने घर में आश्रय दिया था। और उस ज़माने में जो लोग आंदोलन कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ में, उस तरह के लोगों को एक सरकारी प्रोफेसर द्वारा अपने घर में आश्रय देना ये बहुत बड़ी बात होती थी। इसलिए इस कंसेप्ट में महात्मा गांधी ने इस वर्ड को यूज़ किया था। उसके बाद है सी के प्रॉप। सी के प्रॉप का मतलब होता है अटेम्प्ट टू फाइंड ए मेजर सोर्स ऑफ असिस्टेंस। आश्रय ढूंढना, ठीक है, अपने लिए कोई आश्रय ढूंढना, जगह ढूंढना, उसको कह सकते हैं सी के प्रॉप। अब करते हैं चैप्टर को शुरू। When I first visited गांधी in 1942 at his आश्रम in सेवाग्राम। मतलब जब मैंने पहली बार गांधी जी की यात्रा की, मतलब गांधी जी को मिलने गया था। कब? 1942 में उनके आश्रम में। कहाँ? सेवाग्राम में। तो सेवाग्राम में 1942 में जब पहली बार मैं उनके आश्रम में मिलने गया था, इन सेंट्रल इंडिया जो कि मध्य भारत में है। ही सेड, उन्होंने कहा आई विल टेल यू हाउ इट हैपन्ड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। इट वॉज इन 1917। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको बताऊंगा कि यह किस प्रकार हुआ कि मैंने जोरदार सिफारिश करने का निर्णय लिया कि अंग्रेज़ों को भारत से चला जाना चाहिए। और ये बात कब की है? ये बात है 1917 की। उसके बाद है ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ऑफ लखनऊ। तो उसके कन्वेंशन का मतलब होता है सम्मेलन। तो ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916 के दिसंबर में ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था, राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। कहाँ में? लखनऊ में। वहाँ पर ये गए थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। तो उस लखनऊ वाले सम्मेलन में 2300 जो प्रतिनिधि, डेलीगेट्स का मतलब प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधि आए थे। और मैनी विजिटर, और बहुत सारे अन्य लोग भी आए थे जो उसके प्रतिनिधि नहीं थे, वो भी लोग भी आए थे जिनको विजिटर्स वर्ड यूज़ किया गया। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, मतलब जब प्रोसेस चल रहा था उस प्रोसीडिंग के दौरान गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी ने क्या किया? रिकाउंटेड का मतलब होता है वर्णन करना। गांधी जी ने वर्णन किया। ए पीजेंट केम अप टू मी, इस बात का जिक्र किया। किस बात का जिक्र कर रहे हैं गांधी जी? कि अब वो अपना बता रहे हैं कि मेरे साथ मेरे पास क्या हुआ। ए पीजेंट, पीजेंट का मतलब होता है आपका फार्मर, किसान। एक ए पीजेंट केम अप टू मी, एक किसान मेरे पास आया। ए पीजेंट कम टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट, जो कि क्या लग रहा था? अन्य किसानों की भांति लग रहा था। लुकिंग लाइक अदर्स मतलब
किसी अन्य किसान की भांति वो किसान पीजेंट भी क्या हो रहा, प्रतीत हो रहा था इन इंडिया, भारत में। तो भारत में जिस तरह से किसान होते हैं, ठीक है, उनकी जो वेशभूषा होती है, ठीक है, उनका जो रहन सहन होता है, उसी तरह का वो किसान था। कैसा था? पुअर था, क्योंकि उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो हमारे जो किसान होते थे वो गरीब होते थे। एंड इमेसाइटेड का मतलब होता है आपका बहुत दुबला और पतला। तो इमेसिएटेड थे और क्या थे? पुअर थे। तो वो जो किसान आया था वो बहुत गरीब था और बहुत ज़्यादा दुबला पतला था। एंड सेड, और उसने कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला। और वो जो दुबला पतला किसान आया था उसने कहा था कि मेरा नाम क्या है? राजकुमार शुक्ला है। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप क्या है, मेरे ज़िले में आए, मेरे उसमें आए, ज़िले में आए। किसको कह रहा हो? किसान राजकुमार शुक्ला ने ये बात किसको कही? गांधी जी को कही। और गांधी जी इस बात को कहाँ कह रहे हैं? इस बात का जिक्र गांधी जी 1916 के लखनऊ सम्मेलन में कर रहे हैं। तो राजकुमार शुक्ला ने कहा गांधी जी से कि आपको चंपारण मेरे ज़िले में आइए। गांधी हैड नेवर हेल्ड ऑफ द प्लेस, और बात ये थी कि गांधी जी ने इस जगह के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। हेल्ड में ना सुनना। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयस। ये जो था, मतलब ये जो चंपारण का हिस्सा था, ये कहाँ था? जो हिमालय का टावरिंग, मतलब ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ थे हिमालय के, उसके फुट हिल्स से मतलब उसके जो तले नीचे का, सबसे नीचे का जो हिस्सा होता है, तलहटी, जो मैदानी क्षेत्र कह सकते हैं, उसमें स्थित था। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, किसके नज़दीक? नेपाल राज्य के नज़दीक। जो कि नेपाल किंगडम क्यों कहा गया? कि उस समय ये भी वहाँ किसका वो चलता था? राजाओं का राज्य चलता था, और वहाँ पर राजा हुआ करते थे। वर्तमान समय में नेपाल में राज्य प्रजातंत्र है, लेकिन उस समय वहाँ क्या होते थे? राजा हुआ करते थे, इसलिए किंगडम वर्ड यूज़ किया गया है। तो जो नेपाल राज्य है, ठीक है, उसके नज़दीक था ये चंपारण, बिहार में, और ये हिमालय के बिल्कुल निचले छोर पर एकदम, जिसको कहते हैं मैदानी क्षेत्र, तलहटी के क्षेत्र में स्थित है। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, मतलब पुरानी व्यवस्था के हिसाब से, द चंपारण पीजेंट वर शेयर कॉर्पस। जो चंपारण के क्या होते थे? किसान होते थे, वो शेयर कॉर्पस। शेयर कॉर्पस का मतलब होता है आपका बड़ाईदार। बड़ाईदार का मतलब होता है कि जब आप लोग क्या करते हैं, किसी की खेती में काम करते हैं, तो उसकी खेती में काम करने के बदले में आप उसको उस खेत का किराया देते हैं, और उस खेत के किराए के बदले में आप उस खेत में जितना अनाज होता है उसका 1/3 हिस्सा या आधा हिस्सा उस ज़मीन के मालिक को दे देते हैं, ज़मींदार को दे देते हैं। उसको कहते हैं बड़ाईदार, जो किसी की दूसरे की खेती पर खेती करता है और किराए के बदले में या तो उसको अनाज देता है, या कुछ और जो भी पैसा या अनाज जो भी देना चाहे दे सकता है। और उसका होता है कि भाई आप इस खेत में जितना भी अनाज होगा उसका 1/3 हमारा होगा या 2/3 हमारा होगा, ऐसा जमींदार कहते हैं, और उसमें ये लोग काम करते हैं। तो शेयर कॉर्पोरेशन उनको कहा जाता है। तो राजकुमार शुक्ला वहाँ के बारे में बता रहे हैं। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला भी क्या थे? उनमें से एक थे। उन क्या थे? काम करने वाले किसानों में से थे, जो दूसरे खेत में काम करते थे और उस खेत में का किराया देते थे अनाज के रूप में। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट, वो क्या थे? बहुत इलिटरेट थे, मतलब अनपढ़ थे, लेकिन क्या थे? रिजोल्यूट थे, मतलब डिटरमाइंड थे, दृढ़ निश्चित थे, दृढ़ निश्चय करने वाले। मतलब अनपढ़ तो थे लेकिन बहुत दृढ़ निश्चयी थे। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, वो कहाँ आए? कांग्रेस सेशन में आए, मतलब जो कांग्रेस का सेशन चल रहा था वहाँ आए। टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, और किस बात की कंप्लेंट करने आए थे? कि जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है, जो वहाँ के क्या है, भूमिधर हैं, जो वहाँ के जमींदार हैं, उनका जो सिस्टम है बिहार में, वो क्या है? इनजस्टिस है, मतलब उसमें न्याय नहीं है, अन्यायपूर्ण है। तो वो इस बात की शिकायत करने कांग्रेस के सम्मेलन में आए थे भाई, कि जो बिहार में जमींदार लोग हैं वो अन्याय करते हैं। किसके साथ? जो वहाँ किसान क्या करते हैं, खेती करते हैं उनके खेतों में। एंड समबडी हैड प्रोबब्ली सेड स्पीक टू गांधी, और किसी ने उनसे कहा था कि आप इस बात का जो अन्याय हो रहा है आपके साथ, इसका जिक्र किससे कीजिए? गांधी जी से कहिए। तो गांधी जी से कहा गया इस बात को, और वो जो राजकुमार शुक्ला आए थे उनसे किसी ने कहा था भाई कि जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपके साथ अन्याय हो रहा है, इसके बारे का आप जिक्र किससे करिए? गांधी जी से करिए। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो जब ये बात उन्होंने गांधी जी से कही, तो गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा भाई कि मेरा जो अपॉइंटमेंट है, जो मेरा टाइम फिक्स है, निश्चित है, वो कहाँ के लिए? मुझे कहाँ जाना है? कानपुर जाना है, और मैं कानपुर जा रहा हूँ। एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड, और मेरे और भी क्या है, मैं कमिटेड हूँ, मतलब मैं क्या हूँ, मैंने किसी को जुबान दे रखी है कि मुझे क्या जाना, देश के अन्य हिस्सों में भी जाना, जिनसे मैंने पहले क्या किए हैं, कमिटमेंट किए हैं। तो मुझे भारत के अन्य हिस्सों में भी जाना है, और उससे पहले मुझे सबसे पहले कहाँ जाना है? कानपुर जाना है। शुक्ला अकम्पनिड हिम एवरीवेयर, अकम्पनिड मतलब साथ साथ चलना। तो शुक्ला जी जो थे वो क्या करे, उनके साथ साथ चलते रहे एवरीवेयर, प्रत्येक जगह। तो जहाँ जहाँ गांधी जी देश का भ्रमण करते रहे, वहाँ वहाँ शुक्ला जी भी उनके साथ चलते रहे। देन गांधी रिटर्न टू
हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। और उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी इन सब जगहों की यात्रा करने के बाद वापस आए कहाँ, अपने आश्रम में, जो कि किसके नज़दीक है, अहमदाबाद के नज़दीक है। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, और शुक्ला जी जो है उनके साथ साथ कहाँ गए, उनके आश्रम तक चले गए, वहाँ भी पहुँच गए। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड। अब देखो, फॉर वीक्स मतलब पूरे हफ्ते, ही नेवर कभी भी उन्होंने क्या नहीं, लेफ्ट मैंने छोड़ना, गांधी जी साइड मतलब गांधी जी के साइड मतलब उनको छोड़ को, मतलब उन्होंने गांधी जी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। तो जब तक गांधी जी जहाँ जहाँ जाते रहे वहाँ वहाँ शुक्ला जी भी चलते रहे, और पूरे हफ्ते उन्होंने गांधी जी को फॉलो किया, उनके साथ साथ वो चलते रहे। फिक्स ए डेट ही बेग्ड, और फिर उन्होंने जब पूरे हफ्ते बाद उनके साथ चलते रहे तो उन्होंने बेग्ड का मतलब भिखारी मतलब भीख मांगना, तो उन्होंने एक प्रकार से उनको भीख मांगी, मतलब याचना की, ठीक है, प्रार्थना की कि आप मुझे क्या, एक डेट दीजिए, फिक्स डेट मतलब एक डेट निश्चित कर दीजिए जिस दिन आप मेरे साथ कहाँ चलोगे, जिस दिन आप चंपारण आओगे। तो इस तरह से उन्होंने प्रार्थना की गांधी जी से। इम्प्रेस्ड बाय द शेयरकॉपर्स टेंसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड। इम्प्रेस्ड बाय मतलब वो प्रभावित हुए गांधी जी, किसकी, वो जो शेयरकॉर्पर था, शेयरकॉर्पर हम समझ गए होंगे आप, बड़ाईदार, ठीक है, जो किसी दूसरे खेत में किसानी करते हैं, तो उस जो शेयरकॉर्पर था, ठीक है, जो बड़ाईदार था, ठीक है, उससे प्रभावित होकर, क्योंकि वो लगातार गांधी जी के साथ चलता रहा जहाँ जहाँ गांधी जी जा रहे थे, क्योंकि उससे गांधी जी को अपने साथ ले जाना था। तो जो टेंसिटी का मतलब होता है आपका क्या, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। तो गांधी जी उसके दृढ़ निश्चय से क्या हुए, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। एंड स्टोरी गांधी जी सेड, ठीक है, एंड स्टोरी जी गांधी सेड आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच। और फिर उसके बाद क्या, गांधी जी ने उसकी दृढ़ निश्चय के बाद उन्होंने मतलब अपनी स्थिति बताई कि भाई मुझे किसके बाद क्या करना है। तो उन्होंने बताया कि क्या, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच डेट, मतलब इतने इतने तारीखों में क्या हूँ, कलकत्ता में हूँ, ठीक है, जिसको आप वर्तमान में कोलकाता कहते हैं, ठीक है। तो आई हैव टू बी कलकत्ता सच ए सच डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। तो गांधी जी जब उसकी दृढ़ निश्चितता से प्रभावित हुए तो गांधी जी ने उससे बताया भाई कि मैं इतने इतने तारीख को कलकत्ता में हूँ, और आप क्या, कम वहाँ आइए एंड मीट, मुझे मिलिए, एंड टेक मी, और मुझे ले जाइए फ्रॉम देयर, वहाँ से। तो आप कलकत्ता आकर मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं। उसके बाद मंथ्स पास्ट, महीना बीत गया। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेज। तो जो शुक्ला जी थे वो अपने बैठे थे, हॉन्चेज का मतलब अपना जो पृष्ठभाग, जो हम जैसे बैठते हैं, ठीक है, वैसे बैठे, जमीन में बैठे हुए थे। एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कोलकाता, जहाँ पर कि गांधी जी ने उनको जगह बताई थी कि मैं तुम्हें वहाँ मिलाऊंगा, उस जगह पर वो अपना बैठे हुए थे गांधी जी, सॉरी शुक्ला जी, किसका वेट कर रहे थे, गांधी जी का। वैन गांधी अराइव्ड, जब गांधी जी आए, ही वेटेड टिल गांधी जी वॉज फ्री, और उन्होंने, शुक्ला जी ने तब तक गांधी जी का वेट किया जब तक वो क्या नहीं हो गए, फ्री नहीं हो गए, क्योंकि उनके गांधी जी के काम थे कोलकाता में, ठीक है। तो उन काम को जब गांधी जी ने निपटाया तब तक शुक्ला जी उनका वेट करते रहे। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। तो फिर दोनों के दोनों क्या है, बोर्डेड मैंने चढ़ना, बैठना, किस में बैठे, वो दोनों के दोनों ट्रेन में बैठे, जो कहाँ, पटना शहर से, जो कहाँ है, बिहार में है, तो बिहार के पटना शहर से दोनों के दोनों ट्रेन में बैठे। डियर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, और वहाँ से वो क्या, कहाँ ले गए उनको एक वकील थे जिनका नाम क्या था, राजेंद्र प्रसाद था, उनके घर ले गए। हु लेटर बिकेम, जो बाद में क्या बने, प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, एंड ऑफ इंडिया, और भारत के राष्ट्रपति भी बने। राजेंद्र प्रसाद क्या बने, भारत के राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति, और क्या थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। उनके घर ले गए थे शुक्ला जी, किसको, गांधी जी को। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, और उस दिन क्या था, जो राजेंद्र प्रसाद जी थे वो आउट ऑफ टाउन थे, मतलब शहर में नहीं थे, शहर से बाहर थे। बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला, लेकिन जो उनका नौकर था राजेंद्र प्रसाद जी का, वो क्या कर, शुक्ला जी को जानता था एज ए पुअर ह्यूमन हु पेस्टेड दियर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयरकॉपर्स, ठीक है। तो वो जानते थे कि ये जो उनका नौकर था वो जानते थे किसको, शुक्ला जी को, कि ये जो क्या है, ह्यूमन का मतलब होता है भूमिधर। तो ये जो भूमिधर, पुअर भूमिधर है, हु पेस्टेड का मतलब होता है आपका परेशान करना, रिक्वेस्ट करना। दियर मास्टर मतलब राजेंद्र प्रसाद जी को, टू हेल्प द इंडिगो शेयरकॉपर्स, कि आप क्या करिए, ये जो नील की खेती करने वाले बड़ाईदार हैं उनकी मदद कीजिए। तो ये जो शुक्ला जी को जानते थे, कौन, राजेंद्र प्रसाद जी के नौकर, वो कैसे जानते थे कि जो शुक्ला जी थे वो बार बार राजेंद्र प्रसाद जी के पास आते थे और कहते थे कि भाई ये जो बड़ाईदार हैं आप इनकी क्या करिए, मदद करिए, इनका साथ कोई अन्याय हो रहा है, उस अन्याय में आप इनका साथ दीजिए ताकि इनके साथ न्याय हो सके। इसलिए वो जानते थे, क्योंकि वो बार बार उनका राजेंद्र प्रसाद जी के घर आना जाना था शुक्ला जी का। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन। तो उसके बाद क्या हुआ, उनका जो नौकर था प्रसाद जी का, उसने क्या कहा
कि आप क्या रुक सकते हैं, ग्राउंड मतलब ग्राउंड फ्लोर में वहाँ रुक सकते हैं विद हिज कंपेनियन, जो उनके साथ में आए थे। उनके साथ में कौन आए थे? गांधी जी। तो उन्होंने, नौकर ने गांधी जी के साथ बोला भाई कि गांधी जी और आप दोनों के क्या कर लीजिए, आप दोनों उस नीचे वाले जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें रह सकते हैं। गांधी whom they took to be another peasant, फिर क्या करा, गांधी जी को वो कहाँ ले गए, whom they took, उनको ले गए किसी दूसरे किसान के पास भी ले गए। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, लेस सम ड्रॉप्स फ्रॉम द बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स। बट तो जब वो गांधी जी को क्या ले गए, दूसरे किसान के पास ले गए, लेकिन गांधी जी को परमिट मतलब आज्ञा नहीं दी गई ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, कि वो कुएं से पानी निकाल सकें। क्यों? क्योंकि सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट, क्योंकि जो उनकी बाल्टी थी, जब वो सॉरी कुएं से पानी निकालेंगे तो उनकी जो बाल्टी होगी उससे जो क्या होगा, कुछ ड्रॉप्स मतलब कुछ बूंदें जो पानी के कुएं में वापस गिरेंगी, वो पानी को क्या कर देंगे, दूषित कर देंगी। द एंटायर सोर्स, पूरे के पूरे कुएं को दूषित कर देंगी। हाउ डिड दे नो, उनको कैसे पता चला दैट ही वॉज नॉट अनटचेबल, कि वो अछूत नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस किया गया है। तो ये सब बातें भी बताई गई हैं कि गांधी जी को क्या किया, कुएं से पानी नहीं निकालने देगा बाल्टी से, ताकि उसकी बाल्टी से जो कुछ बूंदें वापस कुएं में गिरेंगी उससे वो पानी गंदा ना हो जाए, इसलिए उनको पानी नहीं निकाल दिया। तो वो कह रहे हैं कि उनको कैसे पता चलेगा कि गांधी जी क्या है, अछूत नहीं है। गांधी डिसाइडेड टू गो टू फर्स्ट मुजफ्फरपुर, गांधी जी ने निश्चित किया कि भाई वो कहाँ सबसे पहले कहाँ जाएंगे, मुजफ्फरपुर जाएंगे। विच वॉज एन रूट ऑफ चंपारण, जो कि चंपारण के रास्ते में है। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशन दैन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। क्यों ऐसा सोचा उन्होंने, क्यों उनको लगा विच वॉज एन रूट ऑफ चंपारण, जो रास्ते में था, टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ताकि उनको क्या है उस मुजफ्फरपुर जगह से क्या मिले, ज़्यादा जानकारी मिल सकती थी। दैन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, जितनी सूचना उनको शुक्ला जी देते, ठीक है, जितनी सूचना देने में शुक्ला जी सक्षम थे, उससे ज़्यादा सूचना उनको कहाँ से मिल जाती, मुजफ्फर से मिल जाती। इसीलिए उन्होंने मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय लिया। ही अकॉर्डिंगली सेंड टू ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे बी कृपलानी, उसके लिए उन्होंने क्या किया, फिर जो एक टेलीग्राम भेजा, किसको, प्रोफेसर जे बी कृपलानी को, ऑफ द आर्ट्स कॉलेज, जो कि मुजफ्फरपुर, जो कि क्या थे, मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज में अपॉइंट थे, नौकरी करते थे। whom he had seen at टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल, जिनको कि उन्होंने कहाँ देखा था, टैगोर के, रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या शांति निकेतन स्कूल में देखा था, उनको उन्होंने टेलीग्राम किया। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, जो ट्रेन थी वो कब पहुंची, आधी रात को पहुंची। 15 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1917 को। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, तो जो जे बी कृपलानी थे वो क्या कर रहे थे, गांधी जी का वेट कर रहे थे रेलवे स्टेशन पर, किसके साथ में, विद लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, बहुत सारे बच्चों के साथ में। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days, गांधी जी वहाँ 2 दिन रुके। इन द होम ऑफ प्रोफेसर मालकनी, किसके घर में, प्रोफेसर मालकनी के घर में रुके। ए टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, जो कि क्या थे, एक सरकारी स्कूल में क्या थे, अध्यापक थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स इन दोज डेज, तो ये बहुत, अब यहाँ पर गांधी जी कोट कर रहे हैं इस बात को, इट वॉज एक्स्ट्रा, मतलब ये बहुत असाधारण बात थी, ये बहुत ही क्या थी, एक सरप्राइजिंग थी, एक आश्चर्यजनक बात थी कि उन दिनों में गांधी जी ने ये बोला कि भाई ये बहुत असाधारण और बहुत आश्चर्यजनक बात है। क्या है कि फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर, जो कि एक गवर्नमेंट क्या है, सरकारी क्या है, प्रोफेसर है, टू हार्बर ए मैन, हार्बर का मतलब शरण देना, ए मैन लाइक मी, मेरे जैसे आदमी को शरण दे रहा है। इन स्मॉलर लोकेलिटीज, ये छोटे छोटे शहरों में, द इंडियंस, भारत में भारतीय, वर अफ्रेड, डरते हैं, टू शो सिंपैथी, अपनी दया दिखाने के लिए, फॉर एडवोकेट ऑफ होम रूल, जो क्या करते हैं, होम रूल की बातें करते हैं, उनके प्रति सिंपैथी, उनके प्रति अपनी संवेदना, उनके प्रति अपना प्यार दिखाने में, जो भारत के छोटे छोटे शहरों में क्या करते हैं, या लोग छोटी छोटी जगहों में लोग क्या करते हैं, डरते हैं। ऐसी जगह में एक सरकारी स्कूल का मुलाजिम मुझे अपने घर में शरण दे रहा, तो ये बहुत क्या है, बहुत बड़ी बात है, बहुत असाधारण बात है और बहुत आश्चर्यजनक बात भी है। द न्यूज़ ऑफ गांधीजीज एडवेंट, ठीक है, गांधी जी के आने की सूचना, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण, तो गांधी जी के वहाँ आने की सूचना और उनका जो मिशन था, उनका जो कार्य का मिशन था, वो जगह जगह फैल गया, जल्दी फैल गया, स्प्रेड मैंने फैलना, जल्दी फैल गया, थ्रू पूरे मुजफ्फरपुर में, एंड टू चंपारण में। तो चंपारण और मुजफ्फरपुर में गांधी जी के आने का और उनका जो मिशन था, उनका जो उद्देश्य था वहाँ आने का, उसकी सूचना वहाँ पूरी
फैल गई थी। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण, जो बढ़ईदार थे कहाँ, चंपारण के, बिगेन अराइविंग ऑन फुट, वो उन्होंने आना शुरू कर दिया, पैरों पे मतलब पैदल ही चलकर आना शुरू कर दिया। एंड बाई कन्वेंस, और बाई कुछ अपनी गाड़ियों से आए, मतलब कोई साइकिल, बाईसाइकिल, रिक्शा, जो भी जिसके पास था वो उस तरह से उन्होंने आना शुरू किया। और कुछ लोग पैदल ही आए, किससे मिलने के लिए, गांधी जी से मिलने के लिए। टू सी दियर चैंपियन, अपने चैंपियन को देखने के लिए। क्यों चैंपियन, क्योंकि गांधी जी उन्हीं की हितों की बात करने के लिए वहाँ आ रहे थे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम, और मुजफ्फरपुर के जो वकील थे वो भी क्या है, गांधी जी के पास आए और उनको ब्रीफ करने लगे। क्योंकि ये जो वहाँ के लोग थे वो क्या करते थे, अपने जो केस होते हैं, जो उनकी समस्याएं होती हैं, उनको लेकर के वकीलों पर जाते थे और वकील उनकी पैरवी करते थे कहाँ, न्यायालयों में। तो उनके जो वकील थे वो भी गांधी से क्या करने आए थे, अपने जो उनके केस थे उनकी ब्रीफिंग देने, बताने आए थे कि हम ये काम कर रहे हैं। क्योंकि गांधी जी भी क्या थे, लॉयर थे, एडवोकेट थे, वकील थे। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट, क्योंकि ये सब के सब जो लॉयर थे क्या करते थे, जो वहाँ के किसान थे जिन्होंने अपने क्या बना रखे थे, ग्रुप बना रखे थे, और वो ग्रुप में क्या करते थे, एक वकील को हायर करते थे और वो वकील न्यायालय में उनकी तरफ से उनकी क्या करते थे, पैरवी करते थे। तो ये सब के सब वकील गांधी जी को मिलने आए। दे टोल्ड हिम अबाउट दियर केस एंड रिपीटेड द साइज ऑफ दियर फी, और वो सब के सब वकीलों ने क्या किया, वो गांधी जी के पास आए और गांधी जी से क्या किया उन्होंने, दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंट पीजेंट ग्रुप्स ऑन द कोर्ट, दे रोल्ड हिम अबाउट दियर केसेस, उन्होंने अपने केस के बारे में गांधी जी को बताया। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ दियर फी, और अपनी फीस भी बताई भाई कि हम एक मामले में इतनी फीस ले लेते हैं। इस तरह से उन्होंने गांधी जी को ब्रीफ किया। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर कॉर्पस, और गांधी जी चाइडेड का मतलब होता है गुस्सा करना, स्कोल्ड करना, डांटना। तो गांधी जी ने उनको डांटा, उन वकील्स को डांटा, ठीक है, उन लॉयर्स को डांटा कि आप इतनी ज़्यादा मोटी रकम क्यों लेते हो उनसे, मतलब आप इतनी मोटी फीस ले रहे हो आप उन गरीब किसानों से जो ऑलरेडी क्या है, दुखी हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, आप भी उनको क्या कर रहे हो, उनसे इतनी मोटी फीस वसूल कर रहे हो। तो उन्होंने उनको डांटा। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूँ, दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू द लॉ कोर्ट्स, कि हमको न्यायालयों में जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, क्योंकि इन कोर्ट्स में इन किसानों को कुछ ज़्यादा बहुत भला नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ट, जहाँ क्या हो रहे हैं, जो पीजेंट्स हैं, मतलब जो क्या है आपके किसान हैं, वो क्या हो रहे हैं, क्रस्ट हो रहे हैं, मतलब कुचले जा रहे हैं, उनका क्या हो रहा है, दमन हो रहा है, उनको लूटा जा रहा है। एंड फियर स्ट्राइकन, और जहाँ वो क्या हो रहे हैं, फियर मतलब भयभीत हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि इतने फीस देने के बाद, ये सब करने के बाद भी उनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका डर उनके मन में हमेशा बना रहता है। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, आज की स्थिति में जो लॉ कोर्ट्स हैं, जो न्यायालय हैं, वो काम के नहीं रह गए हैं। द रियल रिलीफ, उनके लिए जो सही रिलीफ होगा, जो सही न्याय होगा, वो क्या होगा कि फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, कि उनको क्या किया जाए, उनके डर से मुक्त किया जाए, ये उनके लिए न्याय होगा, ये उनके लिए सबसे बड़ा क्या होगा, रिलीफ होगा। किसका, किन के लिए, ये जो शेयर कॉर्पोरेट्स हैं, जो बड़ा इदारा है, उनके लिए। मोस्ट ऑफ द arable land in the चंपारण डिस्ट्रिक्ट was divided into large, तो जो आपका क्या था, मोस्ट ऑफ द arable land, arable land का मतलब क्या होता है, arable का मतलब होता है आपका लैंड सुटेबल फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब जो आपका फसल उगाने के लिए जो ज़मीन बहुत अच्छी होती है उसको कहते हैं अरेबल लैंड। तो जो अरेबल लैंड थी कहाँ की, जो मतलब उपजाऊ ज़मीन थी, अच्छी ज़मीन थी फसल उगाने के लिए, वहाँ चंपारण में, वो किस हिस्सों में बटी थी, डिवाइडेड इनटू लार्ज, वो हिस्सों में बटी थी। स्टेट ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, कैसे बटी हुई थी कि जो स्टेट थे, जो उनके बड़े बड़े खेत थे, ठीक है, वो कैसे ओन्ड बाय, मतलब उसके जो मालिक थे वो कौन थे, अंग्रेज थे। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और उनके ऊपर कौन काम करते थे, भारतीय टेनेंट्स, मतलब किराएदार। तो उन जो बड़े बड़े भूमि के प्लॉट, ज़मीन के बड़े बड़े हिस्से थे, बड़े बड़े पार्ट्स थे, ठीक है, उस पर जो उनके मालिकाना हक था वो किनके पास था, अंग्रेजों के पास था। और उन पर जो काम करते थे वो कौन करते थे, भारतीय करते थे। और भारतीय भी किस रूप में काम करते थे, एक किराएदार के रूप में काम करते थे, एक बड़े इदार के रूप में काम करते थे। द चीप कमर्शियल क्रॉप्स वाज इंडिगो, और उस समय की जो मुख्य उपजाऊ और मुख्य जो पैसा देने वाली, जिससे जो थोड़ा बहुत उनको आमदनी होती थी सबसे ज़्यादा, वो होती थी किससे, इंडिगो से। इंडिगो का मतलब नील, नील की खेती से सबसे ज़्यादा आमदनी हुआ करती थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड द टेनेंट्स, जो लैंडलॉर्ड थे मतलब जो अंग्रेज थे, वो भारतीय किसानों को क्या करते थे, टेनेंट्स कौन थे, इंडियन, ठीक है, तो भारतीय किसानों को कंपेल मतलब मजबूर करते थे टू प्लांट दियर 20th और 15% ऑफ दियर होल्डिंग विद द इंडिगो, एंड कि आप क्या करिए, जितना भी आपका
ज़मीन है उसमें क्या करिए आप 20 मतलब 20% या 15% हिस्से में क्या करेंगे आप इंडिगो की खेती करेंगे, ठीक है। और सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और जो 20% और 15% हिस्से में आप क्या करेंगे इंडिगो की खेती करेंगे उसको आप सरेंडर करेंगे, मतलब उसको क्या समर्पण कर देंगे, समर्पित कर देंगे किसको, हमको, ठीक है। किसके रूप में, हमको समर्पित कर देंगे रेंट के रूप में। तो ये कौन कह रहा है, ये वहाँ के इंग्लिश में जो जमींदार थे जिनके पास जिनकी ज़मीनें थी, उन्होंने कहा भाई कि आप क्या करोगे, अपने इंडियंस जो उनके किराएदार थे, काम करने वाले किसान थे, उनको कहा भाई कि आप अपनी ज़मीन में क्या करो 20 से या 15% तक क्या उगाओगे, इंडिगो उगाओगे, नील की खेती करोगे, और उस सारी की नील की खेती को जो 15-20% होगी उसको आप क्या करोगे, हमें दोगे, किसके रूप में दोगे, किराए के रूप में दे दोगे। दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये क्या था, एक लंबे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था, ठीक है, जो उन दोनों के पार्टीज़ के बीच में था। प्रेजेंटली वर्तमान में द लैंडलॉर्ड्स लर्न द जर्मनी हैड डेवलप्ड द सिंथेटिक इंडिगो। अब क्या होगा, वर्तमान में क्या होगा, जो लैंडलॉर्ड थे, जो जमींदार थे, उनको पता चल गया था कि जर्मनी ने क्या कर दिया है, खोज कर दी है सिंथेटिक इंडिगो, जो कृत्रिम इंडिगो होता है, जो कृत्रिम नील होती है, उसकी क्या कर दी, खोज कर दी है जर्मनी में। इसलिए क्या हुआ, देयर अपॉन ऑब्टेन एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयरहोल्डर्स टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। तो उन्होंने कहा भाई कि हमको अब क्या मिलने लग गई है, हमको अब सिंथेटिक इंडिगो मिलने लग गई, इसलिए हम क्या करते हैं, तुम्हें अब इससे मुक्त करते हैं, जो एग्रीमेंट होगा तुम्हारे बीच में कि 15-20% आप इंडिगो उगाओगे हमें दोगे, उससे हम क्या तुम्हें क्या करते हैं, मुक्त करते हैं उन शेयर कॉर्पोरेट्स को। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उस 15-20% जो आप मुक्त हो रहे हैं उसके बदले हमें आपको देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना, मुआवजा देना पड़ेगा। पहले आप 15-20% क्या खेती की जो नील की खेती होती थी उसको देते थे, अब कह रहे हैं भाई कि हम तुम्हें 15-20% क्या नहीं करना है, नील की खेती नहीं करनी है, क्योंकि ये हमें मिल रही है कहाँ से, कृत्रिम रूप से जर्मनी में ही पैदा हो रही है, इसलिए आप हमें क्या करोगे, उस 15-20% जो आप नील लेते थे उसके बदले अब हमें क्या दोगे, आप मुआवजा दोगे। ये जमींदार कह रहे हैं उन किराएदार किसानों से। द शेयर कॉर्पोरेट्स अरेंजमेंट वॉज इक्सम टू द पीजेंट्स। तो ये क्या था, पीड़ादायक था। इक्सम का मतलब होता है कष्टप्रद। तो ये जो शेयर कॉर्पोरेट थे, मतलब जो बड़ाईदार थे, उनके लिए ये सब तय करना क्या था, थोड़ा सा पीड़ादायक था, ठीक है, उन किसानों के लिए। एंड मैनी साइंड विलिंगली, लेकिन क्योंकि उस समय लोग मजबूर थे, सक्षम नहीं थे, वो उनका सामना नहीं कर सकते और विरोध भी नहीं कर सकते थे अंग्रेज़ों का, इसलिए उनमें से कुछ किसानों ने क्या किया, विलिंगली मतलब उस जो उनका एग्रीमेंट था अंग्रेज़ों का कि भाई तुम्हें क्या करना, हमें मुआवजा देना पड़ेगा, उस पर साइन कर दिए। दोज हु रेसिस्टेड का मतलब होता है विरोध करना, जिन्होंने इस एग्रीमेंट का विरोध किया, इंगेज लॉयर्स, उन्होंने क्या कर दिए, वकील हायर कर दिए, उन्होंने वकीलों को अपॉइंट कर दिया उनका केस लड़ने के लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थग्स, और जो जमींदार थे उन्होंने किसको हायर किया, उन्होंने किनको अपॉइंट किया, ठग्स को। तो ठगों को क्या, ताकि वो जो ठग हैं वो उन किसानों से उगाई कर सकें। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट। इसी बीच क्या हुआ कि जो जानकारी थी कि जो नील है वो कैसा है, कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, उसकी खबर किस तक पहुंची, जो अनपढ़ किसान थे उन तक भी पहुंची। हु हैड साइन, जिन्होंने साइन कर दिया था क्या, कि हम तुम्हें मुआवजा दे देंगे। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, तो वो क्या चाहते थे, अपने पैसा वापस चाहते थे, क्योंकि उन्होंने वो 15% के जो मुआवजा था वो उनको दे दिया था, किसको, अंग्रेजों को, इसलिए वो उस पैसे को वापस चाहते थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि जो जर्मनी का क्या है, नील है, वो क्या है, कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। तो इस पार्ट को यहाँ पे पूरा करते हैं, अगला हिस्सा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।